नमस्कार दोस्तों, हम लोग वापस लावा के प्लांट पे आए हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको वहाँ के एमडी से बातचीत करवाई थी। वहाँ हमने चर्चा की थी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है और हम मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में लावा जैसी कंपनियां कैसे योगदान दे रही हैं। इस प्लांट पे आने का पर्पस ये है कि आपको भी दिख सके कि आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में बनता कैसे है। आज हम भीतर में जो इनका एक असेंबली पॉइंट है और एक एसटीपी प्लांट बोला जाता है, जिसमें मदरबोर्ड कैसे डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर किस तरह से 550 के लगभग बहुत टाइनी छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं और वो फिर अलग अलग प्रोसेस से गुजरता हुआ, जिसमें बहुत सारे मशीन, रोबोट्स, हाई रिजोल्यूशन कैमरा से देखना कि हर कंपोनेंट की हाइट या जहाँ पे उसको चिपकना चाहिए वहीं पे है। ये सारा करते करते किस तरह से एक मदरबोर्ड अपने जो सेकेंडरी बोर्ड होता है उसके साथ जुड़ता है, डिस्प्ले लगता है, बैटरी लगती है, कैमरा लगता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता है, तमाम तरह की चीज़ें जो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट में दिखती हैं, वो कैसे कैसे किस किस तरह के टेस्ट से होता हुआ गुजरता है और फाइनली हम जो फ़ोन यूज करते हैं वो हमारे हाथों में आता है। तो आइए आपको ले चलते हैं यहाँ के फैक्ट्री विजिट पर। ये आपका पीसीबी बोर्ड है। तो इस पीसीबी बोर्ड में सीन क्या है कि ये पीसीबी बोर्ड हमें सिंगल दिखता है यहाँ पे। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं इसको, तो ये पीसीबी बोर्ड जो है आपका 10 लेयर में डिवाइड होता है। अच्छा, ये इतना पतला 10 लेयर होती है इसके अंदर। अच्छा। तो आपके 10 की 10 लेयर आपस में कनेक्टेड होती हैं, तब जाके आपके जो सारे कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होते हैं फ़ोन में। लेयर बाय लेयर बनेगा कैसे कनेक्शन बनेंगे, तो वो हम बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप हम डिज़ाइन करते हैं, फिर हम पीसीबी मैन्युफैक्चरर को देते हैं कि अब इसके हिसाब से आप उसको बना के दीजिए हमें। तो वो बना के देते हैं हमें, फिर हम ट्रायल करते हैं कि क्या वो सारे कनेक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं जो हमने डिज़ाइन किए थे। उनको असेस करते हैं कि सारे, अगर मेरे को कैमरा को पावर मिलनी चाहिए थी या मेमोरी को पावर मिलनी चाहिए थी, वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बिहाफ पे बाद में फिर आपका जो माउंटिंग का जो काम है, एसएमटी का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली का हो गया, वो बाद में आपके पास प्रोडक्ट बन के आता है। अच्छा, तो जो ये है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स अगर मैं बोलूँ हार्डवेयर में यही है। तो इसका प्लेसमेंट किस हिसाब से होगा वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना उसी साइज़ में इसको डिज़ाइन करना होता है और दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स। यदि आप देखेंगे तो इसको इस स्मॉल फॉर्म फैक्टर में बनाना एक इंडिया में एक चैलेंजिंग टास्क है, बट लावा इज एबल टू डू दैट। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका टॉप लेयर है इसका, जो टॉप लेयर किस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। ये लेयर 2 है इसका, इसके अंदर जो इसके अंदर बना हुआ है ये, ठीक है जी। सिमिलरली लेयर 3 होगा आपका। सो ये अंदर के ट्रैक बने हुए हैं कि किस तरह से जाल बिछा हुआ है उसका, टिपिकली अगर देखा जाए तो। अगर मान लीजिए एक छोटा सा ट्रैक भी आपका अगर इधर उधर हो गया, तो वो क्रॉस कनेक्शन बन के कहीं का कहीं चला जाएगा, वो सर्किट उड़ा देगा वो, या सर्किट की फंक्शनैलिटी को डीरेल कर देगा वो। तो आप जो ये बना करके भेजते हो, तो वो क्या इंडिया में भी हो रहा है डिज़ाइन या? ओके, तो अगर आप देखेंगे इसको देखते हुए, तो गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही है। अच्छा। जो अभी कंपोनेंट इकोसिस्टम के ऊपर काम चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने नई पीएलआई की स्कीम के ऊपर नई एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं, उनमें पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपोनेंट है जिसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंडिया में सीन क्या है कि इतना डेंस कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को हैंडल करने के लिए अभी वो टेक्नोलॉजीज का काम नहीं है। बट गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कि 6 लेयर या 6 लेयर से ऊपर की जो पीसीबी बनेंगी, उसके ऊपर अभी आप इनको इंसेंटिवाइज करते हुए इकोसिस्टम को यहाँ पे लेके आने के लिए, मतलब धीरे धीरे हम 100% की तरफ बढ़ रहे हैं। टारगेट हमारा वही है, बिकॉज ये ओवरनाइट तो आपका प्लान है नहीं है, दैट रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम 5 से 10 साल का प्रोपोजिशन उस लेवल पे चले के चलोगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट पे करनी है, तो वो उस लेवल पे जाके बैठेगा आपका। एक्चुअली इसको एसडीआई पीसीबी बोलते हैं। अच्छा। तो एसडीआई पीसीबी जो 10 लेयर और 12 लेयर में इंडिया में बनती हैं, बट वो बिग फॉर्म फैक्टर में। अच्छा, हाँ, मतलब इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में बनाने की कैपेबिलिटी अभी इंडिया में होगा तो एक आधा मैन्युफैक्चरर, मतलब कि इतना मास में नहीं है। प्रोटो लेवल पे आपको फिर भी बन जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ मास लेवल पे, यू विल नॉट एबल टू डू दैट। इस प्लांट का क्या इतिहास रहा है, लावा ने कैसे आरंभ किया था, वो तो आपने सुनील जी के साथ जो हमने अभी पॉडकास्ट किया उसमें आपने सुना ही। परंतु सीईओ के अलावा जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो प्लांट किसने आरंभ किया, उसका क्या विजन था और कैसे प्रोसेसेस को स्मूदन किया गया, किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, इन सब के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं संजीव अग्रवाल जी के साथ। और संजीव जी, आप
कितने समय से यहाँ पे हैं? मैं करीब 11 साल से हूँ लावा में। हाँ हाँ। और मैंने जब ज्वाइन किया तो हम लोग जस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले थे इंडिया में। तो मैं उसमें उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, प्रोडक्शन शुरू करने का, इक्विपमेंट सेलेक्ट करने का, लोगों को सेलेक्ट करने का, राइट प्रोसेस सिस्टम्स बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व था। अब थोड़ा सा वॉक थ्रू की बनता कैसे है, सबसे पहला मतलब प्रोसेस क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हम जो भी फ़ोन बनाते हैं इसमें दो तरह की ट्रेसेबिलिटी होती है कि एक मैंने फ़ोन कब बनाया, किसने बनाया, किस मशीन से गया बन के, वो उसमें किस बैच के कंपोनेंट्स लगे, जिससे कि अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आए, कोई फेलियर आए तो हम आइडेंटिफाई कर सकें और एक्शन ले सकें। अच्छा। और दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने हमें बोला कि आपके मेरे इस कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट है, तो हम वो ट्रेस कर सकें कि वो कंपोनेंट किस फ़ोन में लग के गया है। तो इसके लिए हम एक कोड लगाते हैं, QR कोड। तो उसका जो लेज़र मार्किंग है वो पहला प्रोसेस है। वो तो हम इस पूरे इसको पैनल बोलते हैं। इस पैनल को फीड करेंगे, इस पैनल पे कंपोनेंट्स लगेंगे और बाद में हम इसको अलग कर देंगे अलग अलग फ़ोन के लिए। ये इसमें जाते स्टैक होता है? हाँ हाँ। तो ये जो पैनल हमने देखा था उसी पैनल पे ये 8 जगह लेज़र मार्किंग हो जाएगी QR कोड की। और इस एक मशीन का कितना कॉस्ट होगा? ये जो पूरी लाइन है इसकी कॉस्ट होती है करीब 14 से 15 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक का? या अच्छा, एक लाइन का 14 से 15 करोड़ टाइप का। ओके। अब यहाँ पे इस पे पेस्ट अप्लाई होगा, सोल्डर पेस्ट। अच्छा। अभी जो हमने वो पैड देख रहे थे हम, कॉपर पैड दिख रहे थे हमें। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ग्रे कलर की इपॉक्सी है इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो ये इस पे स्टेंसिल से अप्लाई कर देंगे इस पे, अच्छा। उन पैड्स। अब जो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ। तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का इपॉक्सी लगा हुआ दिख रहा है, अच्छा। हाँ। जो पैड्स हैं उन पे। उसके बाद ये सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है पेस्ट लगा हुआ। तो ये इसकी अभी जैसे इसने इसकी हाइट और वॉल्यूम जो पेस्ट लगा था वो मेज़र किया और एक रेफरेंस जो गुड बोर्ड है उससे कंपेयर किया। अगर वो पास है तो ये गुड करके उसको पास कर देगा, गुड आया तो आगे पास कर देगा। ये जो है ये माउंटिंग मशीन है। अब ये अगर आप देखें, हाँ, तो ये इसमें जो ये छोटे वाले स्लॉट दिख रहे हैं आपको, ये कंपोनेंट्स हैं। तो जो माइक्रो मतलब लेवल, तो जो कंपोनेंट का साइज है वो मिली इंचेस में होता है। अच्छा। और वो भी मतलब जो इसमें लग रहे हैं जैसे 01005 1 मिली इंच बाय 0.5 मिली इंच, अच्छा। उस साइज के कंपोनेंट लगते हैं। तो ये जो मशीन है, हाँ। ये जो आप हेड देख रहे हैं, ये हेड ये टेप जाती है, उससे कंपोनेंट पिक कर रहा है ऊपर से, हाँ। और उसको उस बोर्ड में जो उसकी जगह प्रोग्राम्ड है वहीं उस पे प्लेस कर रहा है। तो ये जो सेटअप है 5 मशीन्स का, अलग अलग कंपोनेंट, ये अलग अलग कंपोनेंट लगा रहा है। ये करीब 4 लाख कंपोनेंट 1 घंटे में लगा सकता है। 4 लाख 1 घंटे में। सब में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो लगते जा रहे हैं। अब जैसे अच्छा, अब ये बड़े वाले कंपोनेंट तो हैं, ये जैसे टाइप सी कनेक्टर टाइप का हैं, लगा है। हाँ कनेक्टर हैं, और आगे प्रोसेसर वगैरह, ये सिम होल्डर है। हाँ हाँ सिम, हाँ। अच्छा। ये इसका ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन है। तो ये मशीन में भी कैमरा है और इसमें एक गुड बोर्ड की इमेज स्टोर की हुई है। जो भी बोर्ड आएगा वो उसको कंपेयर करेगा, फ़ोटो को, ये फ़ोटो खींच रहा है और ये उससे कंपेयर करता है। अगर वो उसको सेम मिलती है तो उसको पास कर देता है। ये अब पिक्चर ले रहा है। तो इतना जूम कर कर के वो ले रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये रिफ्लो ओवन है, इसमें हीटर लगे हुए हैं। है। अच्छा ये यहाँ से बोर्ड एंड, ये हरा हरा जो ये है, ये बोर्ड, ये पैनल है, अच्छा। तो पैनल अंदर जा रहा है। ये सब हीटर है, इनका टेम्परेचर है। तो ये करीब 270 तक टेम्परेचर जाएगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो जो हमने पहले वो पेस्ट लगाया था वो शोल्डर में सॉलिडिफाई हो रेसिड्यू जो है वो, अब वो शोल्डर बन जाएगा। अच्छा। तो यहाँ जो बाहर आएगा वो बोर्ड कूल होकर आएगा, फिर ये कूलिंग एरिया है, उसको और फर्दर टेम्परेचर को डाउन करेगा।
उसके बाद ये फिर से ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन है। फाइनल बोर्ड जो सोल्डर होके बोर्ड आया है, अब उसको फिर से गुड बोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर उसमें कोई भी उन्हें डिफरेंस दिखता है, चाहे वो कंपोनेंट कलर का हो, वैल्यू का हो या पोजीशन का हो, उसको वो यहाँ पे रोक देगा अगर कोई डिफरेंस था। और ये 3D में काम करते हैं, 3D कैमरा होते हैं, तो उससे वो आपका जो कंपोनेंट का हाइट, थिकनेस, कोई एंगल, वो सब मेजर हो जाएगा। जब वहाँ से इंस्पेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फाइनल जो है वो यहाँ पे पैनल फॉर्म में आएगा। मतलब 4, आपने देखा होगा जो बोर्ड है वो 4 का है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि पैनल फॉर्म में ही सॉफ्टवेयर जो है वो डालना शुरू किया। पहले हम क्या करते थे, इंडिविजुअल डालते थे ऐसे में। अभी हमने ये किया है कि पैनल फॉर्म में ही सॉफ्टवेयर डल जाएगा। तो ये हमारी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रही है, टाइम एक तरह से बच जा रहा है, टाइम बच जा रहा है सिंगल के बजाय पे। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की पूरी सेटअप है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद में ये आएगा हमारा राउटर। यहाँ पे फिर हमने प्रोग्राम कर रखा है कि कौन कौन से किस पॉइंट पे कटिंग करनी है, कट करके फिर हमारे सिंगल से फॉर्म में हो जाएगा। अब ये देखो कि ये जॉइंट पॉइंट है, हाँ ये पीला वाला। हाँ, तो ये यहाँ पे जितने भी ये जॉइंट पॉइंट हैं, इसमें तो ये 2 है, तो ये दोनों के बीच से काटेगा। हाँ यहाँ बिल्कुल पे जो बिल्कुल 2 बिल्कुल बिल्कुल। बस कटिंग होने के बाद में ये यहाँ पे इसकी जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन करके इसको पिनिंग करके फिर ये अपने टेस्टिंग एरिया में भेज देते हैं। टेस्टिंग एरिया में उसका ये फंक्शन टेस्ट करते हैं, MMI टेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि RF टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब जो है ये हमारे पास ये क्लोज उसमें है, इसके अंदर पे हमने लगा दिया, इसके अंदर हमारी RF टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे हम वही टेस्ट जो है वो हम जो है वो जिग फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ये हम जिग में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये टेस्टिंग हो जाती है, RF कैलिब्रेशन। अच्छा, ये कैलिब्रेट कर रहे हैं। जी। सेम चीज़ है, सेम ये ओपन में हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि ये जैसे देखेंगे ना, ये हमारे सारे के सारे जो है वो कनेक्शन दिए हुए हैं, टच पॉइंट उस पर जो है PCB दिए हुए हैं, इस पर पिन होती है, पोगो पिन्स होती है, वहाँ पे जाके कनेक्ट करती है। बेस्ड ऑन डेट वो कनेक्शन हो गया, फिर वो हमें क्या क्या कैलिब्रेशन करता है वो एक एक करके कैलिब्रेशन फाइल्स में डलती रहती है, उसकी टेस्टिंग होती है। डाल दी, फिर हम इसका ना फंक्शन वेरिफिकेशन करते हैं सैम्पलिंग बेस पे कि अब इसमें एक एक टेस्ट है। टच टेस्ट हो गया, सारे के सारे हो गए। अब आप इस पर देखिएगा कि ये ऑटो टेस्ट में जाएंगे। मेन कैमरा से लेके सब कैमरा, टी कार्ड, सेंसर्स, सारे फिंगरप्रिंट्स, एक एक टेस्ट करके सारे के सारे टेस्ट जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं, डिस्प्लेस वगैरह। फिर हम यहाँ पे जो है बोर्ड में वाटरप्रूफ लेबल लगा रहे हैं। अच्छा, वो रेड जो हो जाता है, जो water रेड हो पे जाता है, बिल्कुल contact, बिल्कुल कि अगर आपका लिक्विड डैमेज होगा, वाटर या कुछ भी जाएगा, तो वो ये रेड कलर हो जाता है, जिससे इंडिकेट देता है कि ये फ़ोन जो है वो लिक्विड डैमेज है। स्मार्टफोन में ही वो मेन PCB है और ये सब बोर्ड होता है। तो सब बोर्ड में माइक लगा होता है, जिसकी वजह से ये माइक टेस्टिंग करते हैं। नीचे में जो स्पीकर का हाँ जी हाँ जी type हाँ जी C हाँ जी port, हाँ ये जी हाँ सारा जी हाँ जी जो साइड बोर्ड वो उसका ये सब बोर्ड है, उसकी टेस्टिंग हो रही है। चलो, ये खाली कंपोनेंट अभी तैयार हो रहा जी है। हाँ जी, Raw यहाँ पे material हमारा ये मदरबोर्ड तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना PCB फोन हो गया, बल्कि फ़ोन का जो हार्ट है, जो है माइंड, वो तैयार हो गया बिल्कुल आपका। अब ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट PPC की प्रोडक्शन लाइन, जो असेंबली लाइन है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है असेंबली का प्रोसेस, फ़ोन असेंबल करने का। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो इसको डिस्प्ले को जो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई इसमें डस्ट तो नहीं है, डॉट तो इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। इनके पास जो है वो FPC साइड की है, जो आपके साइड की जो है वो ये साइड की असेंबली कर रहे हैं। ये हमारा थर्मल जेल है, बेसिकली जस्ट लाइक वन फॉर कूलिंग। तो ये थर्मल जेल जो है मशीन है, वो मशीन के थ्रू जो है डिस्पेंसिंग है। अब SMT से हमारी जो मेन बोर्ड जो PCB बन गई थी, अब हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि अब ये असेंबली का प्रोसेस स्टार्ट हो तो हम इसको स्कैन करके एक जो है वो 2D बार कोड निकाल लेते हैं। बिकॉज जब ये असेंबल होकर PCB तो अंदर चली जाएगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाहर है, जिसकी वजह से हम अपनी ट्रेसेबिलिटी सके। तो इसको बाइंड करके एक हमने 2D नंबर निकाल दिया, जिसमें हमारे वो आएंगे नंबर क्या डालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये यहाँ पे भी ये जो है वो कूलिंग्स के लिए ही लग रहे हैं, अलग अलग जो है स्पंज लग रहे हैं, थर्मल कंडक्टिव टेप लग रही है, सिलिकाज लग रहे हैं।
हम जो कैमरे की और फिंगरप्रिंट की असेंबली करती हैं उसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं जाए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा, डिफेक्ट्स बना देगा। तो हम इसको एक क्लीन रूम के अंदर करते हैं। तो इसका जो हम जो है वो डस्ट काउंट जो है बिलो देन 3000 जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ये यहाँ पे हमें एयर से क्लीन करके ये कैमरे की इंस्टॉलेशन चल रही है। आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब डस्ट रहता है तो उसको इस क्लोज रूम में रहते ताकि डस्ट जो है एटमॉस्फेरिक डस्ट जो है ना कैमरे में, कैमरे के लेंस पे हल्का सा भी डस्ट आया तो वो पूरी इमेज को गड़बड़ कर देगा। जो सेकेंडरी कैमरे का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इधर ये लिंक एपीसी जो है वो मेन बोर्ड के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्प्ले को मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये वो सब बोर्ड जिसकी बात करते हैं वो सब बोर्ड है। सब बोर्ड असेंबल करने के बाद हमारा ये होता है आरएफ केबल या इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। एंटीना वाला ना? जी हाँ, एंटीना वाला। तो इसकी जो है वो माउंट की जा रही है। फिर ये दोनों केबल्स जो है वो ग्रुप जो बनाया है उस ग्रुप में जो है वो प्रॉपरली इसको राउट कर दिया जाएगा। फिर ये हमारी बैटरी अटैचमेंट है। ये हमारा जो है वो जितने भी हमने कनेक्टर्स लगाए थे B2B कनेक्टर उसकी प्रेसिंग कराते हैं, प्लस बैटरी की प्रेसिंग कराते हैं और बैटरी को हम यहाँ स्कैन कराते हैं। तो हमें ये पता होता है कि कौन सी बैटरी जा रही है, किस मैक की जा रही है, कौन सी डेट की जा रही है। और यहाँ पे जो हमने ये असेंबली कराई जितने भी कनेक्टर्स है ना उसकी प्रेसिंग होती है, क्या हुए हैं उनको प्रेस करेंगे ताकि कोई भी लूज कनेक्शन ना हो बाद में निकले। उसके बाद ये यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट मॉड्यूल है। ये फिंगरप्रिंट मॉड्यूल हाँ मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए फिंगरप्रिंट मॉड्यूल इसमें ये लगा देंगे अभी। अब मिडिल फ्रेम में जो पार्ट लगने लगा दिया, अब इस मिडिल फ्रेम को इस फ़ोन के साथ में जो है ये कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये स्क्रूइंग कर रहे हैं। तो ऑटो स्क्रू मशीन है जिसमें हमारे ये टोटल 16 जो है स्क्रू जो है वो मशीन जो है माउंट कर रही है। 16 स्क्रू? हाँ। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो लेंस जो है वो लगाएंगे, कैमरा वाला जो लेंस के। तो यहाँ पे भी वही क्लीनिंग करेंगे, क्लीन रूम के अंदर कोई डस्ट ना आए, क्लीन करेंगे फिर इसको लगाएंगे। हम अभी यहाँ पे फ़ोन पे जो है वो IMEI राइट कर रहे हैं। 30 सेकेंड में जो है 30 से 32 सेकेंड में जो है वो राइट हो जा रहा है। इसका वहाँ पे जैसे देखेंगे वो 32 सेकेंड में वो राइट हो गया है। तो ऑन एवरेज 30 से 32 सेकेंड में एक फ़ोन में IMEI राइट हो जा रहा है। फिर हम यहाँ पे फंक्शन टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये LCD टेस्ट चेक कर रहे हैं, ये टच पैनल टेस्ट कर रहे हैं और इसके हार्डवेयर की पूरी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। ये कैमरा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इनके बेस्ड ऑन द SOP हर किसी को एक एक फंक्शंस दो फंक्शंस जो है वो चेक करने के लिए दिए गए हैं, उसके हिसाब से ये चेक करते रहते हैं। तो इसमें टेस्ट सीक्वेंस है, ऑटोमेटिकली जो है वो एक एक टेस्ट बढ़ता रहेगा
और उसी के अकॉर्डिंग ये सब लोग ये टेस्ट करते रहेंगे। कोई भी टेस्ट स्किप होगा तो आगे जो है वो फेल बता देगा। ये बेसिकली हमारा जो है वो डीबगिंग स्टेशन है, रिपेयर स्टेशन है। अगर कोई भी फेलियर आता है तो हम उसको सिस्टम में फेल करके इनके पास मूव करते हैं, फिर ये उसमें अपनी एनालिसिस करते हैं, रिपेयर एनालिसिस में बताते हैं कि ये किस वजह से फॉल्ट हुआ है, ये प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम है, प्रोसेस का इशू ये है रॉ मटेरियल के। बेस्ड ऑन डेट फिर वो लाइन पे फिर उसको करेक्ट किया जाता है। ये हमारा जो है वो ऑडियो टेस्ट हो रहा है और ये ऑडियो चैम्बर है, तो बाहर आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा आवाज़ है। यहाँ पे नहीं। इसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है, ताकि इनको कोई भी जो है नॉइज़ वगैरह आउटसाइड डिस्टर्ब ना करे। तो इसके अंदर ये बैठ के चेक करते हैं ताकि ये साउंड की डिस्टोर्शन को कैच ना करे। यहाँ पे हमारा जो है वो सेंसर टेस्ट है, तो किस रेंज पे किस से टेस्ट करना है वो सारे के सारे ये दी हुई है पैरामीटर्स, उसके हिसाब से टेस्टिंग हो रही है। तो ये इनके सारे टेस्ट जब पास हो जाते हैं तो इस तरीके से ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे। अच्छा हाँ। फिर हमने ये देखा कि अब हमारे पास लास्ट जो था हमने सब कुछ वो कर लिया, टेस्टिंग कर लिया। हम अब इसका जो बैक कवर है वो उसको लगाएंगे। तो इसमें बेसिकली PSA होता है, एडहेसिव होता है, उसकी पहले विनाइल रिमूव करेंगे, फिर इसको ये जो है पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी ये ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन है, इस पर भी हमने प्रेशर और सारे के सारे पैरामीटर फिक्स किए हैं, टाइमिंग दी है और ऑटो स्कैनिंग कराएगी ताकि यहाँ से कोई भी स्किपेज ना हो, प्रॉपरली 100% प्रेस होके ही डिवाइस जाए और जितना टाइम स्पेसिफिक दिया उस टाइम पे इसकी प्रेसिंग हो। अब यहाँ पे हम रीवेरिफिकेशन करते हैं कि IMEI चेक, सिम, SD कार्ड, MMI, जो इतने सारे के सारे पैरामीटर सारे हैं या नहीं है, पावर ऑफ करेंगे और TPU रिमूव कर देंगे, रीवैलिडेशन करेंगे। फिर यहाँ पे ये विजुअल टेस्ट करेंगे, ये फ्रंट और बैक साइड में एस्थेटिक्स चेक करते हैं कि कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है। फिर ये भी क्या करते हैं कि बिनिंग कर देते हैं, 60 का ये बिन बना देते हैं, जो इससे फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। और ये क्वालिटी बैठी होती है OQA, इसमें से ये सैम्पलिंग पे, यहाँ तो हमने 100% सारी डिवाइसेस को टेस्ट किया है, ये सैम्पलिंग पे ये निकालेंगे, हर बिन में रैंडम निकालेंगे और रैंडम निकाल के अपना एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड है अपना ये वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे ही इनके उससे पास होगा, इस बिन में कोई स्कैन करेंगे, पास कर देंगे। पास करने के बाद ये हमारी मूव हो जाती है पैकिंग पे, यहाँ से हमारा जो है वो पैकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पैकिंग में हमारा सबसे पहले जो होता है, हम इस पर 3 लेयर जो होती है प्रोटेक्टिव फिल्म जो है वो पेस्ट करते हैं। ये वाली जो फिल्म है ये वेस्टेज इसको निकाल के और ये 3 लेयर जो है वो लगा के देते हैं। चार्जर भी हमने अभी इन हाउस असेंबली स्टार्ट कर दी है। अभी ये वाला जो चार्जर है ये तो बन गया है, बट हमने नीचे स्टार्ट हो गया है और वेरी सून हमारा ही ये इन हाउस बना हुआ चार्जर सब जाने का, फीचर फोन में तुम्हारे जाने शुरू हो गए हैं। ईच एंड एवरी एसेसरीज में स्कैन की जाएगी, से इंश्योर हो जाता है कि कोई गलत तो नहीं गया, उसी मॉडल का जा रहा है और गया है कि नहीं गया, सब कुछ उसमें मैप हो जाता है। हैंडसेट के IBI लेबल को स्कैन करके अब हम ये जो है MRP लेबल और जो हमारा GB का जो है लेबल है वो निकाल के अब GB पे लगाएंगे और फ़ोन को फिर अंदर रखेंगे। एक मिनट में या 1 घंटे में कितने फ़ोन निकलते हैं? इसका हमारा जो UPH है, जो भी ये करंट मॉडल चल रहा है इस पर प्रोसेस ज़्यादा है, तो इसका 180 का UPH है। मतलब हर 20 सेकंड पे एक। हाँ। ये कौन सा कमरा है, यहाँ पे क्या होता है? तो अजीत जी, ये कमरा है स्पेसिफिकली कैमरा का असेसमेंट करने के लिए। अच्छा। तो कैमरा का डिज़ाइन लैब है ये हमारा। तो कैमरा की डिज़ाइन लैब का मेन काम है, क्योंकि कैमरा को आपको इतना फाइन ट्यून करना है कि कस्टमर के लिए वो जो कैमरा की क्वालिटी है वो बिल्कुल ही उत्तम लेवल का निकले। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए तो जो कैमरा में डिज़ाइन का काम है, तो डिज़ाइन से करते हुए डिज़ाइन, उसकी इवेल्युएशन, उसकी गुणवत्ता को मापते हुए उसको सारा काम है वो इस कमरे में किया जा रहा है। अच्छा। तो मतलब बेसिकली आप कैमरा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप
जो मंगवा रहे हो, चाहे लेंस एलिमेंट हो या फिर उसका सेंसर हो, उसका इंटीग्रेशन आपके फ़ोन में कैसे होगा, उसके ऊपर ये काम होता है यहाँ। तो जी होता क्या है कि जब आप कोई भी नया मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आपको पता है कि आपको किस टाइप का सेंसर की रिक्वायरमेंट है, कि आपको 50 MP का सेंसर रिक्वायर्ड है, आपको 64 MP का सेंसर रिक्वायर्ड है, या आपको 100 MP का सेंसर रिक्वायर्ड है। तो आप पहले सेंसर चूज़ करते हो कि यार मैं ये सेंसर लगाऊंगा अपने फ़ोन में। उसको करने के लिए फिर आप जो कैमरा मैन्युफैक्चरर है आप उसको अपनी स्पेसिफिकेशन देते हो कि यार मैं इस सेंसर के साथ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो हमें डिज़ाइन करके देते हैं कैमरा मॉड्यूल। तो सेंसर से लेंस और बाकी सारे एलिमेंट मिलाते हुए आपको एक मॉड्यूल मिलता है। तो उस मॉड्यूल को आपको फिर फर्दर ट्यूनिंग के लिए लेके जाना पड़ता है कि जो आपके प्रोडक्ट के साथ जब आपका हार्डवेयर दोनों मैरिज कर रहे हैं तो क्या वो राइट लेवल पे सिंक है या नहीं है, ताकि वो उन गुणवत्ता को लेके निकले हमारे। तो वहाँ से शुरू होता है ये काम। अब जैसे ये बोर्ड है हाँ जी, और ये अभी अग्नि 4 है, राइट। इसका टेस्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ये कलर एक्यूरेसी के लिए या किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो जो ये बोर्ड है इसमें जो नॉर्मली इंसान यूज़ करता है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में कैमरा को ट्यून करते हैं कि लाइटिंग कंडीशन अगर आपका जो लाइट लो है, मीडियम है या हाई है, या सन जैसे सनशाइन हो रहा है, तो सारी कंडीशन हम इस लैब में क्रिएट करते हैं। अच्छा। कि कैमरा उन सारे लेवल्स को मीट करता हुआ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनको हम असेस करते हैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके कि जो आउटपुट है आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें आपकी शार्पनेस देखी जाती है, आपका जो कलर का कंट्रास्ट है वो देखा जाता है, जो कितनी उसमें डिटेल है वो देखी जाती है। वो सारे एलिमेंट को इसमें असेस किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कैमरा में तो हम यूजर्स को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। करेक्ट। कि हम उसका अपर्चर वेरी कर सकते हैं, हम कितना जूम करना है, कहाँ पे टैप टू फोकस होता है। लेकिन एक सामान्य यूजर मोस्टली जो है ऑटो मोड में ही फ़ोटो जो है लेता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्यून करते हो कि अगर पॉइंट एंड शूट ही किसी को करना है तो वो उठाए और जो भी लाइटिंग कंडीशन हो उसके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर जो है अडॉप्ट करे। और क्योंकि कैमरा मॉड्यूल तो सेम रहेगा हर जगह पे, लेकिन कंडीशंस बदलेगी तो कैमरा में जो सेंसर्स आपके लगे हुए हैं वो उसको करेक्ट। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर के साथ पीछे एल्गोरिदम चल रहे होते हैं कि वो सेंस करते हैं कि लाइटिंग कंडीशन कैसी है, लाइटिंग कंडीशन नॉर्मल है, लाइटिंग कंडीशन किस लेवल की है। उस हिसाब से जो सेटिंग के पैरामीटर्स होते हैं वो उसको पीछे से खुद ही मैनिपुलेट करते हैं, उसके बिहाफ पे सिनेरियो को असेस करते हैं और जो इमेज की कैप्चरिंग है वो करते हैं, ताकि जो यूज़र है उसको मैनुअली चेंजेस ना करने पड़े। कस्टमर अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। अगर मैं बात करूँ जो नॉर्मल यूज़र है वो टिपिकली फोटो मोड में ऑटो कंडीशन में खींचते हैं। तो ऑटो कंडीशन में डिफरेंट लाइटिंग को किस तरह से ट्यून करना है वो बैकग्राउंड में आपके जो सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम है वो उसको सपोर्ट करते हैं। और ये इस चार्ट के थ्रू हम उन सारी कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए हमारी और जो हमारा कंपटीशन उस सेगमेंट में बैठा हुआ है क्या वो उसको मीट करता हुआ या बीट करता हुआ निकल रहा है या नहीं निकल रहा। और इसको फाइन ट्यून करने में जैसे हम मान लीजिए कि नेक्स्ट आप फ़ोन जो बना रहा है अग्नि 5 मान लीजिए बन रहा है, तो उसमें कैमरा मॉड्यूल की टीम को कितना समय मिलता है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि अब ये फाइनल हो गया, इट इज़ गुड? तो सर कैमरा जो है ना इटसेल्फ में एक मेजर मैथ या फिजिक्स है, एक्चुअली फिजिक्स है जो कि इवॉल्व होती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो इट रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एक्चुअली। तो टिपिकली अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर में सबसे लंबा टाइम किस में लगता है वो कैमरा के डेवलपमेंट में लगता है। कैमरा की ट्यूनिंग में जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने मिनिमम कैमरा पे लग जाते हैं। एक है होता है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, दूसरा है सब्जेक्टिव। तो जो कस्टमर असेस करता है वो करता है सब्जेक्टिवली कि यार मेरे को कैसा फील हो रहा है। बट जब मेरे को ट्यून करना होता है कैमरा तो उसके लिए मेरे को चाहिए नंबर बेस्ड कि उस सब्जेक्टिव का जो नंबर है वो कितना आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस चार्ट का जो मेन पर्पस है वो आपको बताता है कि सिग्नल का लेवल कितना है। अगर मैं एक फ़ोटो खींचता हूँ उसमें जो इमेज का में सिग्नल का लेवल है वो कितना है, तो वो हम जब इस चार्ट के थ्रू फ़ोटो खींचते हैं डिफरेंट लाइट कंडीशन में कि मेरे कैमरा को कितना सिग्नल मिला, सॉफ्टवेयर ने कितना सिग्नल लिया, कितना प्रोसेस किया और कितना आउटपुट में मिला। तो उसको ट्यून करने के लिए जो
टूल यूज़ होते हैं वो ये चार्ट के थ्रू हम खींच के असेस करके ट्यून करते हैं। मतलब ये एक तरह से बैकग्राउंड का प्रोसेस, ये बैकग्राउंड का प्रोसेस है, या मैं बोलूँ ये हमारा बेस प्रोसेस है जिसके ऊपर आपका ट्यूनिंग बिल्टअप होता है। अब अगर देखेंगे तो ये एक लाइट कंडीशन है आपकी, तो मैं इस लेवल में सबसे पहले कैमरा को सब ऑब्जेक्टिवली ट्यून करता हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो सारे सिनेरियोज को जो इंडस्ट्री में हो सकते हैं या मार्केट में कस्टमर यूज़ कर सकता है उन लाइटिंग कंडीशन को देखते हुए कि क्या ऑब्जेक्टिवली वो उन पैरामीटर्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद देन जब मेरा ये क्वालिफाई हो जाता है फिर हम जाते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए। अच्छा। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे चेकर्ड बोर्ड बने हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली कैमरा को कंफ्यूज करने के लिए है कि कितना फाइन ट्यून कैमरा रीड कर पा रहा है। अगर आप बीच की लाइन देखोगे दो क्रॉस के बीच में, तो वो शार्पनेस को डिनोट करता है कि कितना शार्पर इमेज कैप्चर करेगा। ऐसा ना हो कि पिक्सेल्स मर्ज हो जाए, मतलब दो आपस में अगर फजी हो जाए। 24 चेकर कलर चार्ट है, तो जो कलर की रिप्रोडक्शन है वो किस लेवल की एक्यूरेसी के साथ आ रही है उसको गेज करने के लिए उसमें हम गामा, एक्सपोजर, ऑटो वाइट बैलेंस इन सबको यहाँ पे ट्यून और टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरा का कैलिब्रेशन होता है इमेज सेंसर का, इसी चार्ट के थ्रू होता है। ये जो टच पैनल एलसीडी फ्रेम है एक पूरा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के ऊपर टिका हुआ है। ये इस पे आपकी बैटरी टिकी हुई है, इस पे ऊपर आपका पीसीबी टिका हुआ है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होना है कि कहाँ पे कितनी स्पेसिंग देनी है, कहाँ पे मेरे को स्पीकर के लिए जगह देनी है, कहाँ पे मेरे को कैमरा के लिए जगह देनी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो सारा आप एक क्रियो का सॉफ्टवेयर है उसमें आप डिज़ाइन करते हो कि किस तरह से आपका डिज़ाइन में सारे एलिमेंट फिट होंगे। अच्छा, किस तरह से प्लास्टिक का मटेरियल आएगा, कितने थिकनेस का मटेरियल आएगा, कितनी स्पेसिंग पे रहेगा, कितने गैप पे रहेगा, वो सारा आप एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन में वो डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो ये हम स्ट्रक्चर में पूरा पहले रख के देखते हैं। जब एक एक करके सारे कंपोनेंट डिज़ाइन हो जाते हैं तो उसको एक बार स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट को एक जगह पे कोलेट करके देखते हैं कि कहीं पे कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, प्रॉपर स्टैकअप है या नहीं है। उसके बिहाफ पे आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसमें भी जो अमेंडमेंट होनी है वो भी करी जाती है। मार्केट फिट होने से पहले आपको क्वालिटी फिट होना है उसको। तो क्वालिटी फिट करने के लिए एक सर्टन डिज़ाइन गाइडलाइन और रूल्स हैं कि आपका जो इसका प्लास्टिक का थिकनेस है डिवाइड कर, मान लीजिए अगर मेरा फ़ोन को मैं जब डिज़ाइन वैलिडेशन में लेके जाता हूँ तो मैं इसको फ़ोन को 12 डिफरेंट तरीके से गिराता हूँ कि स्ट्रक्चर मेरा टूटना नहीं चाहिए, तो कोई ब्रेकेज नहीं चाहिए या कोई डिस्प्ले में ब्रेकेज नहीं चाहिए। तो उनको अडेयर करने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बन रहा है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपकी ये वॉल की थिकनेस है कितनी होनी चाहिए, 1 mm चाहिए, 0.8 mm चाहिए, कितना गैप चाहिए बिटवीन पार्ट ए टू पार्ट बी। तो उन सारी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना डिज़ाइन बनाते हो ताकि जब आप फाइनल उसको प्रोटो को वैलिडेशन पे लेके जाओ वो आपके उन सारे क्वालिटी लेवल्स को मीट करता हुआ निकले प्रोडक्ट। आप इंडिया में ना स्किल बहुत कम है, वही राइट स्किल टैलेंट है वो कम है, थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल पे कम है। इवन तो उसको उस लेवल की स्किल को अटेन करने के लिए एवरी ईयर वी हायर फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम NITs और IIITs। उसके बिहाफ पे दे विल गेट एसोसिएटेड विद द जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं हमारे, उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हुए तो जो डेवलपमेंट का काम है किस तरह से फास्ट प्रोग्रेस लेवल पे ले जा रहा है। सोल्डरिंग का काम करना है प्लांट में, तो एक आपको 6 सेकंड में एक पॉइंट सोल्डर करना है। तो उस स्पीड से आपको जो काम करना है उसके लिए तो सोल्डरिंग स्कूल है जो कि उसको स्किल सेट अटेन करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ लेकिन पे आप ऑडियो और कैमरा और ये ऑडियो, कैमरा, PCB डिज़ाइन, RF डिज़ाइन, वो सारे सेक्शन को करने के लिए उस टैलेंट को अपने पास रखने के लिए तो जो लर्निंग है वो कर्व आपकी नीचे से बॉटम हो रही है और आपके पास हाँ, ये एक अच्छा मतलब वो तरीका है। ये वाटर प्रूफ टेस्टिंग है। गाड़ी को आधा घंटे के लिए हम इस पर डीप करते हो इतना 1.5 मीटर 1 मीटर हाइट में। उसके बाद हम फंक्शनली चेक करते हैं गाड़ी प्रॉपर वर्किंग फाइन होनी चाहिए। ये हैवी इम्पैक्ट टेस्टर है जो फुल बैटरी चार्ज इसके नीचे रखते हैं। अभी जो मार्केट में जो बैटरी ब्लास्ट का इशू आता है ना जो उससे पहले उसको सेफ्टी से रिलेटेड हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। फुल चार्ज बैटरी रखते हैं, 9.1 kg का वेट हम उसके ऊपर फ्री फुल गिराते हैं। बैटरी आग नहीं लगनी चाहिए, ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें थर्मल शॉक चेम्बर है, इसमें हाई टेम्परेचर 80 जाता है, लो टेम्परेचर -30 जाता है। सडनली कोई भी हम फ़ोन को शिपमेंट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री ना 22 शिप मतलब जहाज़ से, तो समुद्र में जब सडनली हाई टेम्परेचर जाता है, लो टेम्परेचर जाता है, वो उस पर क्या फ़ोनों पे इम्पैक्ट पड़े उसके लिए हम करते हैं थर्मल शॉक। ये बेंडिंग टेस्ट हो है, डाटा केबल, ईयरफोन, चार्जर सबका डिफरेंट एंगल पे हम बेंड करते हैं। हाँ, ये डाटा केबल डिफरेंट एंगल पे हम बेंड करते हैं। 5000 साइकिल, 6000 साइकिल, उसके बाद ईवल चलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फंक्शनली फेल हो रहा है कि नहीं। सो ये सारा इलेक्ट्रिकल सेक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एसेसरीज़ हम बना रहे हैं उसकी जो इनपुट जैसे चार्जर है तो उसकी इनपुट आउटपुट दोनों
इसको चेक किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसीज पे। तो ऐसे ही जैसे कि ये चार्जर है, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी 60 भी होती है, 50 भी होती है, दोनों होती है ना। तो हम चार्जर को 1 to 63 हर्ट्ज तक वर्किंग में देते हैं, और ऐसी चार्जर को वोल्टेज में 480 वोल्ट तक आपका चार्जर वर्क करेगा सेफ। डबल तक सिर्फ। और ऐसी लोअर में भी 85 वोल्ट तक ये वर्किंग रहेगा। तो ऐसी CRO है, उस समय रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, क्या चाह रहा है, क्या स्पाइक है, वो सारी चीज़। ये एक टेस्ट है स्विचिंग का, तो इसमें क्या करते हैं, जो इनपुट है हम उसको बार बार स्विचिंग कराते हैं। मैं 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, मान लो लाइट आ रही है, जा रही है, चार्जर लगा हुआ, ये इसकी एंडोरेंस लाइफ निकालते हैं, जो कि मीन्स अप्रॉक्स 2-3 साल के अराउंड कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कंटिन्यूस करते हैं। इस पर लोड भी डालते हैं जितने कैपेसिटी का है, और विदाउट लोड भी देते हैं। स्मार्ट वॉच वगैरह जो ATM रेटिंग देते हैं, वाटर प्रूफिंग IP रेटिंग देते हैं, ATM देते हैं। तो बेसिकली ये ATM रेटिंग वेरीफाई करने के लिए, ये प्रेशर बाई प्रेशर वेरीफाई होता है कितने ATM है, क्योंकि IP रेटिंग सिर्फ 1.5 मीटर तक होती है। 1.5 मीटर के बाद ATM रेटिंग स्टार्ट हो जाती है, 10 मीटर 20 मीटर, तो वो इससे प्रेशर से वेरीफाई होता है। ये बॉइलिंग पोर्ट है, जो भी मटेरियल बनना है जिस पर हम पेंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको उबाल के चेक करते हैं पानी 80 डिग्री 90 डिग्री। जैसे पड़ा हुआ पेंट तो इसमें डाल दें, अच्छा इसमें पड़ा हुआ तो कोई बबल्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। ये उबल रहा है ताकि पेंट वो तो नहीं जा रहा है 60-70-80 डिग्री तक। ऐसी रबिंग है, क्योंकि रबिंग का इम्पैक्ट भी बहुत होता है, कपड़े से रब हो गया, हाथ से रब हो गया, तो स्लाइटली रबिंग जो होती है उसके लिए स्टैंडर्ड पेपर होता है वो सेम कंडीशन का, उससे प्रिंट पेंट को रब करके चेक करते हैं। ऐसी मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं पेंसिल से, जो कि एक स्टैंडर्ड है कि कितने H का ये है, जो इसमें गिलास लगा होता है ना, कभी भी 9H है, 10H है, हार्डनेस स्केल, मोड स्केल। हाँ, वो यहीं से मेजरमेंट। ये ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट टेस्टर है, यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट गिरा के चेक करते हैं कि उतने पे ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसकी एनर्जी कैलकुलेशन उसके बेस पे होती है। अच्छा। जो जैक वगैरह होते हैं जितने भी, या कोई कवर होता है, उनकी प्लग लाइफ करते हैं हम इस मशीन से। तो ऐसे मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 10,000 20,000 जो भी है ना, वो प्रोडक्ट की ईवल निकालते हैं। तो फ़ोन असेंबल करके फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, अगर इतना ट्विस्ट हो गया तो कोई कंपोनेंट अंदर से टूट तो नहीं गया, कोई कनेक्टर तो नहीं खुल गया, वो सारी चीज़ चेक करते हैं। ये स्लाइडिंग और क्लिकिंग लाइफ है, टच वो वेरीफाई करते हैं, हर एक पॉइंट पे चेक करते हैं, उसकी एक अलग स्टेप है। वो जो बटन्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे चेक होती है सारी, कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, इसी मशीन से हम बटन की ड्यूरेबिलिटी करते हैं। ऐसे ये माइक्रो ड्रॉप इम्पैक्ट प्रोडक्ट का चेक करते हैं, कंबाइंड प्रोडक्ट पूरा बना हुआ है। तो इसमें क्या कि मान लो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट आता है प्रोडक्ट का वो यही आता है, क्योंकि वो तो सारे एक्सेप्शनल केस हैं कि वो कभी गिर गया फ़ोन, बट ये तो इंसान टुक करते रहता है, टेबल पे बजा दिया, कभी ऐसे रख दिया, ये सब। तो ये हमारे हर एक साइड से 10,000 15,000 का वेरीफाई करते हैं। ये है, ये भी एक रैंडम इम्पैक्ट आने वाला आता ही है कंटिन्यूस। तो ये हम बेंडिंग ड्यूरेबिलिटी देखते हैं सॉफ्टवेयर से करते हैं। और ये हाई ड्रॉप है, तो ये भी स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड करता है, क्या स्क्रीन साइज़ हाइट कितनी बढ़ेगी। जैसे रिजिड फ़ोन है या कुछ और फ़ोन है, उसके बेस पर सीट है, मिनिमम हम 1 मीटर 0.8 मीटर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट। ऐसे डिफरेंट ये प्लेट ये है, ये कैपेसिटी चेक करते हैं, स्टील हो गई, ग्रेनाइट हो गई, सारी सारी कंडीशन चेक करते हैं। सारी साइडों से गिराते हैं, हम इसको गिराते हैं 50 टाइम्स, 50 बार गिराते हैं फ़ोन, और हर एक उस पर गिरा के चेक करते हैं। जैसे कोई फ़ोन हो गया, गिर गया एक बार, तो वो रिपीटेडली सॉल्व होता ही रहता है, तो उस इम्पैक्ट को भी यहाँ पे सिमुलेट करते हैं। जैसे स्टेयर से फ़ोन गिर गया, या आप जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो, गिर गया, तो वो गिरता है उसके लिए उसको उसी से फ्री फॉल करते हैं 9.8 kg से, और चेक करते हैं। तो ये भी हम 500 साइकिल में 1000 ड्रॉप करते हैं। तो डस्टी इन्वायरमेंट वगैरह है, तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट IC कंडीशन होती है, उनको वेरीफाई करते हैं। बाकी हम उसका भी मतलब 2.5 टाइम्स करते हैं प्रोडक्ट का। जो ह्यूमन बॉडी में जो भी चार्ज जनरेट होता है, तो वो किसी भी मेटल से डिस्चार्ज हो जाता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो सेम USD जनरेटर है वो, तो उसमें हम 10 kB 15 kB 12 kB का वोल्टेज जनरेट करते हैं, और इस पर डिस्चार्ज करते हैं हैंडसेट में। और मोहम्मद रज़ा नाम है मेरा, आई एम द इंचार्ज ऑफ द रिलायबिलिटी एंड हार्डवेयर लैब, एंड ऑल्सो इंचार्ज ऑफ द DQ। थैंक यू सो मच।